तो 24 के चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया। जो मोदी जी अपने आप को 400 पार का नारा लगा रहे थे, पूर्ण बहुमत नहीं आई है। आज जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी आज हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी आपको अगर ईडी सीबीआई और संस्थाओं का दुरुपयोग न करे तो नरेंद्र मोदी जी आज भी प्रधानमंत्री नहीं हो। किस तरीके से बिहार की अस्मिता को तार तार किया गया, एक व्यक्ति जिसके चेहरे पे चुनाव जीता गया, उस व्यक्ति को किस तरीके से सत्ता से जबरदस्ती, पता नहीं क्या है, क्या डील हुई। गुड मॉर्निंग मधुबनी, मधुबनी न्यूज के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बजे हर दिन यह कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं और आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। और दिल्ली में हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और समाज सेवी, समाज के साथ हमेशा जुड़े रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया जी के समीप ये हमेशा होते हैं, अमरीश रंजन पांडे, जो हमारे हरलाखी प्रखंड के हिसार के रहने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और मैं आपके तमाम मधुबनी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, बधाई देता हूं। और खास तौर पे जिस तरीके से आप मधुबनी न्यूज और तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मधुबनी के जनहित के मुद्दों को आप उठाते आए हैं, और मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब मैं कोविड काल में या कोविड काल से पहले बाढ़ राहत कार्यक्रम में देखा है, तो आप बधाई के पात्र हैं कि एक मधुबनी जैसे जगह पे, हरलाखी जैसे विधानसभा में एक अपने आप को एस्टेब्लिश करना, मधुबनी न्यूज को एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी साहस का काम है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बधाई तो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रचनात्मक कांग्रेस में आपको संचार प्रभारी नियुक्त किया है, तो बधाई तो मधुबनी वासी हरलाखी के लोगों को आपको देना चाहिए। धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करूंगा पहले तो पार्टी लीडरशिप का, हमारे रचनात्मक कांग्रेस के चेयरमैन आदरणीय श्री संदीप दीक्षित जी का, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी हों, पार्टी के संगठन, कार्यकर्ता और अपने लोगों के वजह से नई जिम्मेदारी मिली है। लेकिन जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कई राज्यों के चुनाव आए, रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में कांग्रेस की खराब स्थिति और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। हाँ, देखिए, ये रचनात्मक कांग्रेस का उद्देश्य भी यही है कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग लोगों के बीच में जाना, समाज के तमाम तबका, चाहे वो युवा हो, कोई भी संगठन के लोग हों, जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो गांधीयन एंड नेहरूवियन कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात की जाती थी, उसी के हिसाब से काम का है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का जो अभी पिछले चुनावों में, मैं इस लास्ट चुनाव के बारे में कहूँगा तो हमारी स्थिति, मतलब अब हार कहीं भी हो वो दुखद ही होता है और संगठन के लिए, और चूंकि हम जैसे लोग जो 20 साल से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम करते आए तो दुख लगता है। लेकिन इस बार के चुनाव में जैसा कि आप देखेंगे, हमारे पास एक भी राज्य नहीं था। एक तेलंगाना में कोalition की थी, तेलंगाना में भी हम तमिलनाडु में कोalition की सरकार थी, और कहीं भी नहीं हम थे, न केरल में, न असम में, न बंगाल में। केरल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हैं। असम, बंगाल के बारे में पब्लिक के बीच में बोला जाता है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद की कोशिश की गई, जो सबके बीच में है, तो बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं है। और भी अच्छे प्रदर्शन की हमें उम्मीद थी, आगे हम ऐसे अच्छे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक कहते ना, सूरज की किरण दिखना, कि एक साउथ के राज्य केरल में, जहां हमें 10 सालों बाद सफलता मिली और बहुत ही अच्छी सफलता मिली। तमिलनाडु में जैसे कि एक पार्टी का उदय होता है और वो पार्टी हमारे साथ आती है, हम उनको समर्थन देते हैं, बीजेपी के साथ न जाके, जहां एक तरफ पूरी की पूरी राजनीति को किसी भी तरीके से आप देखेंगे डरा के, बहला के, पैसे के दम पे, ईडी सीबीआई के दल पे बीजेपी अपने कब्जे में करती है। और कोशिश भी की गई, जिस तरीके से निमंत्रण नहीं देना तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए, तो वहाँ पे हमारे संगठन से, और हम वहाँ की सरकार में हैं, तो 2 राज्यों में हम हैं। आने वाले और राज्य हैं, चुनाव हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। कभी बार क्या होता है कि झूठ बहुत बार बोला जाए तो लोग सच मान लेते हैं। आज जनता के बीच में दिख रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को गुमराह किया। देखिए, हार जीत अपनी जगह, पर देश की स्थिति कैसी है?
आज युवा परेशान है, न तो रोजगार है, रोज आए दिन छात्रों के हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। सोचिए उसमें कितना बड़ा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसके पे ऊपर कुछ नहीं बोला जाता है सरकार के द्वारा। पेट्रोल की कीमत पिछले 10 दिन में 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल, डीजल और आज भी गैस की कीमत बढ़ी है। अब इसका आप देखेंगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगा कि हर सामग्री, खाद्य सामग्री, चलिए अमीर जो है, जिनके पास सक्षम वर्ग है वो तो कर लेंगे, जो देश का 80% वर्ग जिसको मोदी जी राशन बांटते हैं वो कहां से अपना गुजारा करेंगे? रोजगार दे नहीं रहे, आप महंगाई घटाने के बजाय ज्यादा कर रहे हैं, तो हर तरीके से फेल है। तो ये जो देख रही है जनता देश की, तो आने वाले समय में राज्यों के चुनाव में और 29 के चुनाव में आपको मिलेगा। और मैं बात बताऊं तो 24 के चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया। जो मोदी जी अपने आप को 400 पार का नारा लगा रहे थे, पूर्ण बहुमत नहीं आई है। आज जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी आज हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। दो कहते ना, दो खंभों पे खड़ी है इनकी सरकार। ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच में कहा जाता है। वेसुगरी को अगर इतनी ही क्षमता थी तो 400 पार लाते। 400 पार का नारा तो था ना, वो तो नहीं फुलफिल हुआ। देखेंगे 29 के चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है हम लोगों की, और हमारे नेता राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री की शपथ लें। जैसा कि वो कहें कि अगली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी, मुझे आपको अगर ईडी, सीबीआई और संस्थाओं का दुरुपयोग न करे तो नरेंद्र मोदी जी आज भी प्रधानमंत्री नहीं होते, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार। देखते हैं किस तरीके से बिहार की अस्मिता को तार तार किया गया। एक व्यक्ति जिसके चेहरे पे चुनाव जीता गया, उस व्यक्ति को किस तरीके से सत्ता से जबरदस्ती, पता नहीं क्या है, क्या डील हुई। एक नीतीश कुमार को, एक व्यक्ति को जिनका इतना बड़ा राजनीतिक था, अलग बात है कि हमारी उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन जिस तरीके से कुछ भी था, बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़े थे ना, बीजेपी की सरकार क्यों है? सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति जिसके बारे में पब्लिक में पता है कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कि क्या व्यक्तित्व है। कहा जा रहा है कि बिहार का खजाना खाली है और नीतीश जी ने बागडोर दे दिया कि भाई जाओ केंद्र से पैसे लेके आओ। नीतीश जी ने बागडोर दिया या उनसे जबरदस्ती छीना गया, ये तो नीतीश जी बताएंगे। बाकी जो पब्लिक में दिख रहा है, आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत तौर पे, मुझसे पूछा जाए तो सबको दिखता है कि नीतीश कुमार जी के साथ घोर अपमान किया है और ये बिहार के साथ अपमान किया है। ये सत्ता को छीनने की आदत है। अगर ये जीतते नहीं है तो तोड़ के, धमका के, ये हर राज्यों में आपने देखा, कई राज्यों में चुनाव में ऐसा ही करते आए हैं, तो उन्होंने किया। बिहार में सरकार बदल चुकी है, सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए। किस रूप में देख रहे हैं बिहार अब किस परिस्थिति में जाएगा? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर इतने सारे आरोप, प्रत्यारोप, क्रिमिनल केसेस की बात हो रही है। उससे भी इतर बिहार एक बहुत ही सक्षम राज्य है। विश्व में, मैं अमेरिका, जर्मनी जैसे तमाम जगहों पे जब गया, वहां पे बिहारी लोगों को आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे जगह पे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की कोई तुलना नहीं है। आईएएस हो, आईपीएस हो, इनकम टैक्स में हो, एडवोकेट हो, आप सीए में चले जाएं, एमबीए क्षेत्र में चले जाएं, मेडिकल क्षेत्र में चले जाएं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में चले जाएं, हर क्षेत्र में बिहार अव्वल है। पर उस राज्य का मुख्यमंत्री मूर्ख है, उसकी डिग्री फर्जी है। अगर जनता ने चुना होता सम्राट चौधरी को कि हाँ उनके चेहरे पे लड़ा जाता तो कोई बात नहीं कि जनता ने चुना। एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सर पे थोपा गया जिसको जनता ने नहीं चुना। तो बड़ा ही दुखद है कि जिस राज्य में इतनी ऊर्जा है, इतनी क्षमता है, वहां पे ऐसे अक्षम व्यक्ति को बैठा दिया गया हमारे सर पे जबरदस्ती, चूंकि बीजेपी को अपनी सत्ता कायम करनी थी। बीजेपी को अपनी सत्ता कायम करनी। चलिए, राजनीति की बात हो गई, हम बात करेंगे। आप मधुबनी जिले से आते हैं जी, हिसार घर है आपका जी। कोर्ट की बात करें, न्यायालय की बात करें तो सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद जब न्याय नहीं मिलता है वहाँ, तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या पूरा प्रोसेस है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो लोग डर जाते हैं कि अरे अंतिम निर्णय वही होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो क्या इसका पूरा प्रोसेस है? क्योंकि मधुबनी के लोग
क्योंकि हम लोग सुदूर देहात क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण इलाका है, और आप वहाँ से आकर के दिल्ली जैसे शहर में सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ बैठे हैं एज ए वकील, तो क्या प्रोसेस है पूरी और क्या मदद मिल सकती है आपसे? देखिए, पहले तो मधुबनी के तमाम लोग को मैं यही कहूँगा कि मैं वहाँ जो भी हूँ मधुबनी के मिट्टी के वजह से हूँ, और वहाँ पे जो भी मुझे मिला है उसी धरती के वजह से मिला। तो मधुबनी के जनता के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से अगर मैं उनके साथ खड़ा हो पाऊँगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पहली बात, आपने जो सवाल पूछा कि न्यायालय की प्रक्रिया में लोग डर जाते हैं, हाँ डर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि वहाँ पैसा, कितना जगह, समय लगेगा। खबर देखिए, न्याय की प्रक्रिया है, इस सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए है कि जब तमाम न्यायालयों से आपको न्याय नहीं मिले तो यहाँ पे आप न्याय के लिए आते। यहाँ की एक प्रक्रिया है, जब हाई कोर्ट से आप किसी मैटर में आपको न्याय नहीं मिलता, जब मान लीजिए रिजेक्ट होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं। यहाँ के एक फाइलिंग की बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपको किसी वकील से संपर्क करके यहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपके केस को फाइल करना, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस। वो जो डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि इतना लंबा टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। केसेस को बहुत ही फास्ट ट्रायल में यहाँ किया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, ये इसीलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है कि यहाँ न्याय की अंतिम उम्मीद है। मैं चाहूँगा इस मुद्दे पे अलग से एक न्यायालय की कार्य प्रणाली, कैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्या डिसीजन होता है, उसको कैसे किसे, इन टेक्निकलिटीज पे हम दोनों एक बार डिस्कशन करें, अलग से हम बात करेंगे, क्योंकि आज के जिस मुद्दे पे हम कर रहे हैं उसको हम एक पूर्णतः एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर करेंगे। और मुझे खुशी होगी कि मधुबनी के कोई भी लोग हमारे पास कोई भी प्रकार से जरूरत हो न्यायिक चीज में, मैं फ्री में उनके साथ खड़ा हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उससे करने की। चलिए, जितनी अपनी क्षमता है, निश्चित ही यदि आप आते हैं दिल्ली में इनके पास तो न्याय के लिए जो सहयोग है, सहयोग मिलेगा। हम बात करते हैं अंत में मधुबनी की। मधुबनी में 2 लोकसभा क्षेत्र है और 10 विधानसभा है, लेकिन लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार रही, तमाम लोगों की सरकार रही। नीतीश जी तो कब कहा जाता है कि विकास पुरुष माने जाते हैं। सड़कों का विकास हुआ है, बिजली की विकास हुई, लेकिन रोजगार नहीं है वहाँ। पर्यटन के उस तरह से विकास नहीं किया गया। दिया है फुलहर को 32 करोड़ दिया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि फुलहर जैसे स्थल को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन वहाँ 32 करोड़ रुपए दे करके। देखिए, एक चीज तो है कि नीतीश कुमार की सरकार में हमेशा ही मिथिला को ही हमेशा से नजरअंदाज किया। सड़क का जो आप कह रहे हैं दूसरे जगहों पे हुआ होगा, पर मधुबनी में सड़क का भी जो आज भी स्थिति बहुत बुरी। बेनीपट्टी से, उमगांव से बेनीपट्टी की सड़क कब बनी है आप बताइए? हाल में बनी है। 15 साल, कितने साल रहे नीतीश जी, उस समय तक नहीं बनी। कितनी दर्दनाक हादसाएं हुई। जिरोल का घटना मुझे याद है, 20 में 2 युवा, और कितनी घटनाएं उसका सड़क की वजह से हुई। तो सड़क की भी स्थिति जो कहने वो जबरदस्ती का ढोल पीटते आए नीतीश कुमार जी, कोई स्थिति वहां के मधुबनी और मिथिला के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, सबसे दुखद है, बेसिक जो जरूरत होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में बिहार की क्या स्थिति है देख ही सकते कि हम देश के लिए लेबर उत्पादक के तौर पे देखे जाते हैं। हमें यही माना जाता है कि बिहारी लेबर सस्ता मिलता है, इसलिए। तो रोजगार क्या है हमारे यहाँ? कृषि क्षेत्र में आज तक एक कोल्ड स्टोरेज, एक वहां पे मंडी नहीं है अपने। नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कम शब्दों में बोला हूं कि आज भी सांप काटने, मधुमक्खी काटने से वहां पे लोगों की मौत हो सकती है। एम्स और जिला अस्पताल दूर की बात, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की सुविधा नहीं है। बिल्डिंग में घास और गाय बंधी रहती है। ये हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं विक्रम भाई। बिल्कुल ठीक है, तो स्वास्थ्य की स्थिति देखिए। तो मिथिला को हमेशा से बहुत ही हे दृष्टि से देखा गया। खास तौर पे
माँ जानकी की भूमि मिथिला, श्री फुलहर की बात कर रहे हैं, गिरजा स्थान, जहाँ पे पहली बार भगवान राम और सीता जी मिले थे, एक दूसरे को देखे थे। भागतरा 32 करोड़ देके वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 32 करोड़ में एक ठीक से एक बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, तो बस एक दिखावा है। मिथिला से वोट तो लिया है बीजेपी, नीतीश जी ने, लेकिन मिथिला को कुछ दिया। मैं बाकी चीजों पे तो दूर की बात, मैं तो बस चाहता हूँ कि स्वास्थ्य, कि किसी युवा को सांप काट के, बच्चे को, किसी की व्यक्ति को बिरनी काट के मौत न हो। वहां पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ना सही, कम से कम नर्सिंग कॉलेज तो हो। एक भी आप ऐसा कोई चीज दिखा दीजिए कि अपने मधुबनी जिला में जहां बच्चे पढ़ के कुछ कर सके, कुछ नहीं। घोर अंधेरा। हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ राहत कोष के नाम पे घोटाला होता है, जनता को कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं का जो हाल किया वो पता ही है। तो मधुबनी बड़ी मतलब कोफ्त होती है, तकलीफ होती है कि मधुबनी में जाता हूँ, जिस मिट्टी से हूँ, जिस मिट्टी के वजह से हूँ, वहाँ की हालत है। और हमसे बेहतर आप जानते हैं कि वहाँ तमाम, कहते हैं ना, मधुबनी आज भी कोसों दूर है मुख्य धारा से। रोटी कपड़ा और मकान की समस्याओं में ही जूझ रहा है अभी मधुबनी। चलिए अमरेश रंजन पांडे जी, आपने समय दिया मधुबनी न्यूज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये धन्यवाद विक्रम जी, मुझे मधुबनी न्यूज पे लाने के लिए। मैं बहुत दिल से फिर से मधुबनी न्यूज के साथियों को, तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि मधुबनी न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्होंने नहीं कहा है, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही उम्दा काम विक्रम भाई कर रहे हैं। मेरे प्रिय हैं, दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मुझे बड़ी व्यक्तिगत तौर पे इनके लिए हमेशा से रिस्पेक्ट रहा कि इन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। वहाँ पे रह के टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे काम कर पाना कितना कठिन है, इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। तो मैं सच में मधुबनी न्यूज को सलाम करता हूँ। चलिए, तो अमरेश रंजन पांडे जी थे, ये सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ लीडर के रूप में जाने जाते हैं। रचनात्मक कांग्रेस की इन्हें संचार विभाग की जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ लगातार ये आगे बढ़ते, समाज से जुड़े रहते हैं। और खास करके मधुबनी मिथिला से जो उनका प्रेम है वो हर समय, जब बाढ़ की स्थिति हो, कोरोना का समय है, उस समय देखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनसे हमने बात किया और सारी जानकारी निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।